हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल। अब ये थियरी जो है हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल, ये किसने दिया है? जीएच हार्डी और डब्ल्यू वाइनबर्ग ने दिया है। ये थियरी जो है इसके अंदर बात किया की गई है। तो इस थियरी के अंदर एक सिचुएशन के ऊपर बात करी गई। कैसी सिचुएशन? ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इवोल्यूशन हो ही नहीं रहा है। नॉर्मली कोई भी चीज़ है, वो कोई भी स्पीसीज है, वो धीरे धीरे इवोल्यूशन करती ही है। क्यों इवोल्यूशन करती है? अपने में चेंजेस क्यों लाती है कोई भी स्पीसीज? इस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए, अच्छी लाइफ सरवाइव करने के लिए, स्टेबिलाईजेशन के लिए अपने में धीरे धीरे चेंजेस करते हैं। इंसान भी ऐसे ही बने हैं। रामापिथिकस थे, धीरे धीरे इवोल्यूशन हो के होमो सेपियंस बने हैं। तो सब में इवोल्यूशन होता ही है और इवोल्यूशन इम्पोर्टेंट चीज है सरवाइव करने के लिए। बट ये ऐसी सिचुएशन की बात है इस टॉपिक में कि कब कब इवोल्यूशन नहीं होता है, इवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं होते। नॉर्मली सभी इवोल्यूशन करते हैं, कोई भी स्पीसीज हो। तो इसीलिए ये हम बोल सकते थियोरेटिकल कंडीशन है, मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ना भी हो। तो ये कैसी सिचुएशन है? थियोरेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि नॉर्मली तो इवोल्यूशन होता ही रहता है। अगर धीरे धीरे इवोल्यूशन होगा तो जेनेटिक वेरिएशन आएगा, ठीक है, पॉपुलेशन में। बट अगर इवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी जनरेशन बनती जाएगी, बट कोई चेंज नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो पहली और लास्ट जनरेशन में कोई फर्क नहीं होगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा, बिल्कुल सेम चलेगी और इवोल्यूशन नहीं हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये टॉपिक का कंसेप्ट क्या है? ऐसी सिचुएशन, ऐसी क्या क्या कंडीशन है जब इवोल्यूशन नहीं होता है, वो इसके अंदर पढ़ना है। बट ये समझने के लिए थोड़े वर्ड्स पता होने चाहिए। अगर उसके मीनिंग्स वगैरह पता है तो ये टॉपिक इजी हो जाएगा। तो पहले हम वो थोड़े बहुत जो वर्ड्स है वो सीखेंगे। फर्स्ट वर्ड है जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन का मतलब क्या है? माइग्रेट होना, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना, उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेट होना। अब नेक्स्ट वर्ड है जीन। जीन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए है, डीएनए के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो क्या है? जीन है। तो ये अलग अलग टाइप के जीन है। फॉर एग्जाम्पल ये जीन है आई कलर का, ये जीन है हाइट का, और ये जीन है एंजाइम बनाने का। अब ये जीन्स होते हैं, उनके अंदर वेरिएंट होते हैं कि ये ब्लैक आई देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ब्राउन आई देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे दो वेरिएंट नॉर्मली होते हैं। तो ये डीएनए, डीएनए के पार्ट्स जीन, और जीन के वेरिएंट्स वो हो गए एलील। अब एक स्टोरी से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारे इंसेक्ट्स थे, एक जगह पे अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे। बाद में क्या हुआ? एक क्रो आया, उसने दो तीन को अपने माउथ में पकड़ लिया और उड़ने लगा। अब वो जा रहा था तो रास्ते में एक उसके माउथ से गिर गया, ये वाला गिर गया और नीचे गिरा। तो वो उसी की पॉपुलेशन वहां पे रह रही थी, बट थोड़ी वेरिएंट वाली थी, थोड़ी अलग पॉपुलेशन उसकी थी जो वहां पे रह रही थी। अब ये वहां पे गिरा, अब उसको इन लोगों के साथ एडजस्ट करना है। तो ये इन लोगों के साथ अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर रहा है। अब इसी पॉपुलेशन के साथ वो ब्रीड करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, बच्चे बनाएगा, ऑफस्प्रिंग बनाएगा। तो देखो इनका अलील, इनके जीन्स के अंदर जो ऑप्शंस होंगे कलर के, वो रेड और ऐसे कलर के ऑप्शंस थे, बॉडी कलर के। तो इनका जीन के जो ऑप्शंस थे, अलील थे, वो कैसे थे? अलग थे। अभी ये वाली पॉपुलेशन का कोई इधर आ गया है और इनके साथ रह रहा है, तो इसके साथ वो रिप्रोडक्शन करेगा, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, बच्चा बनेगा, उसके अंदर इसके और इसके दोनों के एलील्स होंगे। तो ये पॉपुलेशन के अंदर एक टाइप का अलील था ही नहीं, ये इस पॉपुलेशन में एंटर हो गया, ये वाला ब्लू वाला इंसेक्ट। तो फिर इसका जो अलील है वो भी अब इस पॉपुलेशन में ऐड हो गया, मतलब यहाँ का जीन यहाँ पे माइग्रेट करा है। तो यहाँ पे एक और नया ऐड हो गया है अलील, जो पहले इस पॉपुलेशन में देखा ही नहीं जाता था। तो उसको क्या बोलते हैं? जीन माइग्रेशन।
जीन माइग्रेशन को जीन फ्लो भी बोलते हैं। माइग्रेट वर्ड का मतलब है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूवमेंट होना। अब ये माइग्रेट करा, उसने वहां पे ब्रीड करा न्यू पॉपुलेशन के साथ, और जो माइग्रेट करा उसका जो एलील है वो इस पॉपुलेशन के साथ अब कंबाइन हो गया, उसके ऑफस्प्रिंग में दोनों का आया, ठीक है। तब आगे जाके नया जीन इस न्यू एलील इस पॉपुलेशन में ऐड हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, जीन माइग्रेट होना। सिंपल सी चीज है, कोई है जो इंडिया में रहता है, अब वो बाहर की कंट्री में जा रहा है, वहां से किसी के साथ शादी कर रहा है, यहाँ के एलील्स जीन्स थोड़े से अलग है, वहां के अलग है थोड़े से, तो फिर उनका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, तो यहाँ का एलील वहां की पॉपुलेशन के अंदर ऐड हो गया है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एलील फ्रीक्वेंसी। एलील फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी कितना फ्रीक्वेंट वो दिखता है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एलील क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक डीएनए है, एक इंसान का डीएनए है, ये उसका आई का जीन है, ये दूसरा इंसान है, ये उसकी आई का जीन है, ये तीसरे इंसान का डीएनए है और ये उसकी आई का जीन है। इसके अंदर एक जो एलील जीन होते हैं उनके वेरिएंट ऑप्शंस, उसको क्या बोलते हैं, एलील। तो ये आई कलर का जीन है, उसके अंदर इसके अंदर एक ऑप्शन है स्मॉल बी, एक ऑप्शन है कैपिटल बी। इस इंसान के अंदर ऑप्शन है स्मॉल बी, दूसरा ऑप्शन है स्मॉल बी। इस इंसान के अंदर एक ऑप्शन है स्मॉल बी, एक ऑप्शन है स्मॉल बी। सोच लो एक बड़ी पॉपुलेशन है, उसके अंदर 3 लोग रह रहे हैं, अज्यूम कर लो। अब ये इंसान की आंख कैसी दिखेगी, कैपिटल ब्लू, कैपिटल कौन सा कलर दिखाता है, ब्राउन कलर दिखा रहा है, तो कैपिटल है वो डोमिनेंट होता है, और जो लोअर केस में होता है वो रेसेसिव होता है। जब तक डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है एलील, तब तक डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा, वही कलर दिखेगा। तो इसमें डोमिनेंट प्रेजेंट है, मतलब इसकी आई का कलर ब्राउन होगा, ये इंसान की आई का कलर ब्राउन होगा। ये इंसान में देखने जाए तो इसमें स्मॉल है रेसेसिव है, दोनों ही स्मॉल है, तो कलर तो ऑब्वियस है, चाहे ये एक्सप्रेस हो चाहे ये एक्सप्रेस हो, आई का कलर तो ब्लू ही दिखने वाला है। सेम फॉर दिस, दोनों ऑप्शन सेम है, स्मॉल वाले तो बी है, स्मॉल बी है तो ब्लू कलर दिखेगा। अब ये पॉपुलेशन है, उसके अंदर हम ऑब्जर्व करें, ये एक एलील, ये दूसरा एलील, ये तीसरा एलील, ये चौथा एलील, पांचवा छठा, 6 एलील है इस पॉपुलेशन में। अब ज्यादा बार कौन सा एलील है, 1 2 3 4 5, 5 बार तो फिर ये ब्लू आई वाला रेसेसिव स्मॉल बी वाला एलील है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई, स्मॉल बी की। पॉपुलेशन के अंदर ऐसा एलील जो बार बार एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, और पूरी पॉपुलेशन के अंदर वो वाला एलील ज्यादा बार दिख रहा है, तो वो एलील उस पॉपुलेशन के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ऐसा बोल सकते कि फ्रीक्वेंटली दिख रहा है। तो एलील फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जीन का फॉर्म, मतलब एलील तो जीन का फॉर्म जो सेवरल जनरेशन में बार बार दिख रहा है, तो वो उसकी एलील फ्रीक्वेंसी हो गई कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ऐसे। और एक है जो कम दिख रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। अब किसी की एलील फ्रीक्वेंसी नोट करना, मैं बोल रही हूँ एलील फ्रीक्वेंसी, मैं फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी नहीं बोल रही हूँ, हम पढ़ रहे हैं एलील फ्रीक्वेंसी। एलील फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढते हैं, तो जिसके एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइप के एलील की फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, तो वो कितने हैं डिवाइड बाय टोटल एलील कितने हैं। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। देखो ये एक पूरी बड़ी पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन के अंदर 2 ही लोग रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 2 लोगों की पॉपुलेशन है। अब अज्यूम करना है, अब ये एक इंसान है, ये दूसरा इंसान है। अब मुझे कैपिटल बी है उसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है कि कैपिटल बी की आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी इज इक्वल टू, नीचे टोटल आता है, तो टोटल एलील कितने हैं, 1 2 3 4, तो नीचे क्या आएगा, 4 आएगा। और नंबर ऑफ इंडिविजुअल एलील ऑफ अ सर्टेन टाइप, अब हम कैपिटल बी का ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा,
एक ही बार है ना कैपिटल बी, तो कितना आएगा 1 टाइम, तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी 0.25। अगर परसेंटेज में देखें तो 25%। वापस से स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी दिखनी है, नीचे क्या लिखना होता है टोटल, तो टोटल कितने हैं 4 एलील है, तो नीचे आएगा 4। अब हम किसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढ रहे हैं स्मॉल बी की, तो टोटल स्मॉल बी कितनी बार है 1 2 3 3 टाइम्स है, तो 3/4, तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी 0.75। तो ये जो हमने निकाला वो क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील। अगर हमको पूछे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फिनोटाइप, हमको फिनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकलनी है। फिनोटिपिक फ्रीक्वेंसी मतलब फिनोटाइप मतलब दिखने में कैसा है, अपीयरेंस। मुझे बोले ब्राउन आई की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फिर ये एक इंसान ये 2 इंसान, तो नीचे क्या आएगा 2। ब्राउन आई किसकी होगी एक ही इंसान की, तो 1/2, तो 50% चांसेस है। तो ये क्या हो गए फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी हो गए। अभी इसको छोड़ दो, यहाँ तक रखना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, एलील की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ये उसका फॉर्मूला है। और एलील फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, अलील कितनी फ्रीक्वेंटली पॉपुलेशन में दिख रहा है, पर्टिकुलर अलील फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी पॉपुलेशन में दिखने की, तो उसको क्या बोलते हैं एलील फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या, फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है, इसके अंदर एक इंसान है जिसके अंदर आई कलर के जीन के जो 2 ऑप्शन रहते हैं वो कैपिटल बी और स्मॉल बी है। दूसरे इंसान के अंदर कैपिटल बी है, तीसरे में स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। ये इतने लोग हैं और उनका हमने आई कलर के जीन के अलील कौन कौन से वो लिखा है। अब देखें तो यहाँ पे कैपिटल बी कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम आ रहा है, जबकि स्मॉल बी कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है स्मॉल बी की, क्यों, क्योंकि वो पॉपुलेशन के अंदर फ्रीक्वेंटली दिखने वाला अलील है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, पॉपुलेशन के अंदर फ्रीक्वेंटली दिख रहा है ये वाला अलील। अब मैं बोलूँ कोई रीजन की वजह से ये स्मॉल बी वाला जो था, कोई इंसिडेंट की वजह से ये अलील उस पॉपुलेशन से कम हो गया, तो अब देखने जाए तो पॉपुलेशन के अंदर कैपिटल बी कितनी बार है 4 बार है, और ये कितनी बार है 2 बार है। तो अब किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कैपिटल बी की, और किसकी फ्रीक्वेंसी कम है स्मॉल बी की, और ज्यादा किसकी है कैपिटल बी की। कैपिटल बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई और स्मॉल बी की क्या हो गई कम हो गई। तो इसका मतलब है पहले स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, वो फ्रीक्वेंटली पॉपुलेशन में देखा जाने वाला एलील था स्मॉल बी। कोई इंसिडेंट की वजह से स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी कम हो गई और कैपिटल बी ज्यादा आ गया अलील में। अब फ्रीक्वेंटली ये पॉपुलेशन में कैपिटल बी ज्यादा दिख रहा है, तो कैपिटल बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी, अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाना, पहले ये ज्यादा थी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, अभी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये समझने के लिए 2 एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, फाउंडर इफेक्ट और बोटलनेक इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट के ही अंदर आते हैं। फाउंडर इफेक्ट है क्या, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी पॉपुलेशन है, अब ये बड़ी पॉपुलेशन में स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म माइग्रेट कर जाते हैं या तो मेन पॉपुलेशन से सेपरेट हो जाते हैं, और वो जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे वो न्यू सेटलमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेन पॉपुलेशन थी जो कि बड़ी थी, अब ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म थे जो सेपरेट हुए वो कम है, तो यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे डाइवर्सिटी कम होगी। यहाँ पे डाइवर्सिटी देखो ज्यादा है, यहाँ पे कैसी होगी कम होगी। यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा होगा, यहाँ पे वेरिएशन कम होगा। अब
ये जो मेन पॉपुलेशन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इतने लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए और अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करे तो, अपना न्यू सेटलमेंट स्टार्ट करे तो। अब ये जो मेन पॉपुलेशन है वो डाइवर्सिटी ज्यादा दिखाती है। अब हो सकता है कि ये जो सेपरेट हो गया है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये अब नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, नया सेटलमेंट, वहाँ का एनवायरनमेंट सबको अडॉप्ट करेंगे। हो सकता है आगे जाके इनका जेनेटिक प्रोफाइल मेन पॉपुलेशन से डिफरेंट हो, तो इसको क्या कहा जाता है, फाउंडर इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट है क्या, बड़ी पॉपुलेशन मेन पॉपुलेशन से थोड़े ऑर्गेनिज्म माइग्रेट कर जाते हैं, अपनी मेन पॉपुलेशन से सेपरेट हो जाते हैं और न्यू सेटलमेंट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, इसकी डाइवर्सिटी कम होगी, यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा होगा, यहाँ पे वेरिएशन कम होगा। अब ये पॉपुलेशन का हो सकता है आगे जाके जेनेटिक प्रोफाइल इनसे थोड़ा सा अलग हो। ओके, नेक्स्ट है बोटल नेक इफेक्ट। इसके अंदर होता क्या है, बहुत ज्यादा लोग थे, मतलब बड़ी पॉपुलेशन थी, तो ये फॉर एग्जांपल ये मार्बल्स है वो दिखाते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को, पॉपुलेशन के जो भी इंसान है सारे उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कोई रीजन की वजह से, एनवायरमेंटल इवेंट्स की वजह से क्या हुआ, ये पॉपुलेशन कम हो गई, रिड्यूस हो गई, अर्थक्वेक आया, आधी पॉपुलेशन की डेथ हो गई, अब थोड़ी बहुत पॉपुलेशन बची है। तो फॉर एग्जांपल ये बोतल है, इसमें से थोड़ी पॉपुलेशन ये रही, जो पॉपुलेशन बोतल के अंदर रह गई, मतलब जितने लोग बोतल के अंदर है, जितने मार्बल्स, उतने लोग किल हो चुके हैं। तो जो लोग, अब इतने लोग हैं वही अब पॉपुलेशन है, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी थी, बट कोई रीजन की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, एनवायरमेंटल इवेंट्स की वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई। अब जितने लोग बचे हैं वो ये हैं, अब ये ब्रीड करेंगे और अपनी नंबरिंग बढ़ाएंगे, बट यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या थी, ज्यादा थी, बट अब पॉपुलेशन कम है तो इतने लोगों में जेनेटिक डाइवर्सिटी इतनी होगी नहीं। और यहाँ पे हुआ क्या, पूरी पॉपुलेशन में से ऑलमोस्ट पॉपुलेशन किल हो गई, जो बचे कुचे लोग थे वही एक अब पॉपुलेशन है, और उनका जो जेनेटिक मेकअप है वही आगे के लोगों का जेनेटिक मेकअप होगा। यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा थी, वेरिएशन ज्यादा थे क्योंकि लोग ज्यादा थे। अब यहाँ पे इतने लोग हैं, इनकी डाइवर्सिटी भी कम होगी, वेरिएशन भी कम होगा, और यही लोग आगे जाके अपनी नंबरिंग बढ़ाएंगे, तो इतने जो जीन्स है वही आने वाले हैं, उसकी वजह से डाइवर्सिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन शॉर्ट फाउंडर इफेक्ट था क्या, कि पॉपुलेशन में से ग्रुप ऑफ पीपल अलग चले जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं मेन पॉपुलेशन से, तो उसको फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। और बोटलनेक इफेक्ट कब बोला जाता है, जब पॉपुलेशन में शार्पली रिडक्शन आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है, बोटलनेक इफेक्ट बोलते हैं। तो फाउंडर इफेक्ट के अंदर क्या होता है, मेन जो पॉपुलेशन थी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो उतनी की उतनी ही थी, जो लोग चले गए वो नई पॉपुलेशन बना रहे, तो इसका मतलब है डज नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल पॉपुलेशन। बट बोटलनेक इफेक्ट में क्या है, जो थे पॉपुलेशन वो किल हो चुकी है, अब बचे कुछ लोग ही है, बाकी के किल हो चुके हैं, तो इसका मतलब है अफेक्ट दी ओरिजिनल पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन क्या है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फिजिकली फिट है उस एनवायरनमेंट के साथ, फिजियोलॉजिकली या तो बिहेवियर से वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट के साथ बहुत अच्छे से अडेप्टेड है, तो वो उस एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो। बट मैं ऐसे बोलूँ कि कोई ऐसी स्पीसीज है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, वो उस जहाँ पे वो रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट के साथ इतने अडेप्ट नहीं है, तो फिर ऑब्वियस है कि आगे जाके उसकी स्पीसीज दुनिया से खत्म हो जाएगी, वो ऑर्गेनिज्म दुनिया से हट जाएंगे। और अगर वो अपने एनवायरनमेंट के साथ बहुत अच्छे से अडेप्टेड है बट रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं और वो उतनी ही स्पीसीज, उतने ही ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है, तो ऑब्वियस है कि आगे जाके वो स्पीसीज दुनिया से खत्म हो जाएगी।
तो सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या है? अगर कोई फिजिकली एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टेड है, बिहेवियर से अडेप्टेड है, तो वो आगे जाके इवोल्व करेगी और वो स्पीसीज दुनिया में टिकी रहेगी। हर एक स्पीसीज एक दूसरे से फाइट करती है। क्यों करती है? अगर उनका खाना सेम है, अगर, क्योंकि ऑब्वियस है दुनिया में अनलिमिटेड खाना प्रेजेंट नहीं है, तो फाइट होगी। जो स्पीसीज ज़्यादा कैपेबल है वो सरवाइव कर लेगी, दूसरी स्पीसीज है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो ये सारी प्रोसीजर नेचुरल सिलेक्शन में आती है। एक अच्छा एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्री था। ट्री के ऊपर दो टाइप के बीटल्स रहते थे, एक जिसका कलर ग्रीन था और एक जिसका कलर रेड था। अब क्रो ऊपर से उड़ के जाते थे, उनको कौन से दिख जाएंगे? इट्स ऑब्वियस है रेड वाले उनको दिख जाएंगे, क्योंकि ग्रीन में इतना अच्छे से ग्रीन नहीं दिखेगा। तो उसको ऊपर से कौन से कलर वाले दिख जाएंगे? रेड कलर वाले बीटल्स दिख जाएंगे और वो उसको खा जाते थे। तो धीरे धीरे इस ट्री पे रेड कलर के बीटल्स की पॉपुलेशन कम होने लगी और उसकी वजह से ग्रीन कलर की पॉपुलेशन बढ़ने भी लगी। क्यों? क्योंकि रेड वालों को इतना मौका नहीं मिला रिप्रोडक्शन करने का, और जितने थे उतने रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जबकि ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी। तो ग्रीन की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ जाएगी और रेड वाले की पॉपुलेशन बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये जो वेरिएशन है कलर का, उसका उसको एडवांटेज मिला, वो क्या हो गया? नेचुरल सिलेक्शन हो गया। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि उसका जो कलर का जो वेरिएशन है, ये कलर है, वो उनको इनहेरिट होना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन में, तो ही तो उसको आगे की जनरेशन को फायदा दिला सकता है ना। तो ये प्रोसीजर क्या है? नेचुरल सिलेक्शन है। तो नेचुरल सिलेक्शन माने जो स्पीसीज वेराई करती है और वो वेरिएशन वो इनहेरिट कर सकती है, वो वेरिएशन उसको एडवांटेज दे रहा है, तो उसको सरवाइव करने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो उसको क्या बोला जाता है? नेचुरल सिलेक्शन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स कौन कौन से? तो उसके मेन 3 टाइप्स है: डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव एंड स्टेबलाइजिंग। पहले तो ये समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि पॉपुलेशन जो होती है उसमें इंडिविजुअल कितने टाइप्स के होते हैं। तो टोटल साइज के बेसिस पे 3 टाइप के इंडिविजुअल होते हैं। एक एवरेज साइज वाले इंडिविजुअल, एक लार्ज साइज के इंडिविजुअल और एक स्मॉल साइज के इंडिविजुअल्स। ऐसे टोटल 3 टाइप के इंडिविजुअल्स कोई भी पॉपुलेशन में होते हैं। अब पहले तो ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है? एक्सट्रीम जो होता है ना वो सिलेक्ट होता है। एक्सट्रीम सिलेक्ट होने का मतलब क्या है? एक्सट्रीम फिनोटाइप जो होता है वो सिलेक्ट होता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जिराफ ले लो। जिराफ है, एक पॉपुलेशन थी, उसमें थोड़े जिराफ थे जिसकी गर्दन थोड़ी सी छोटी थी, उसकी कंपेयर में थोड़े की मीडियम थी, और थोड़े जिराफ ऐसे थे जिसकी गर्दन नेक बहुत बड़ी थी। तो आगे जाके कौन सी जिराफ है वो इवोल्यूट करके इस एनवायरनमेंट में रहेंगे और लाइफ जिएंगे, जबकि 2 दूसरे हैं वो इस एनवायरनमेंट से चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा कैसे? क्योंकि ये जो जिराफ है जिसकी सबसे लंबी गर्दन है वो बड़े बड़े ट्रीज को खा पाएगा, और उसकी वजह से उसके प्रोजेनिस भी ऐसे होंगे जिसके अंदर ये वाला ट्रेड इनहेरिट होगा, और वो भी ऐसे ऊंचे होंगे, ऊंची ज्यादा लंबी गर्दन वाले। तो उसको बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है? एक्सट्रीम मतलब सबसे बड़ा, लार्ज वाला या तो स्मॉल वाला, मतलब वो 2 कैसे केस हुए? एक्सट्रीम केस हुए। तो मैंने जो एक्सप्लेन करा वो लार्ज वाला समझाया कि एक्सट्रीम लेवल का वेरिएशन होगा, वो डायरेक्शनल सिलेक्शन दिखाएगा। अब डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या होता है? डिसरप्टिव सिलेक्शन मतलब बोथ एक्सट्रीम, लार्ज में भी एक्सट्रीम और स्मॉल में भी एक्सट्रीम, मतलब मीडियम साइज वाला नहीं सिलेक्ट होगा इसके अंदर। इसके अंदर एक बर्ड है जो डार्विन ने स्टडी करा था, उसकी बात की गई है, उसकी बीक, उसकी चोंच की बात करी गई है कि अगर चोंच की साइज बड़ी है
और चोच की साइज छोटी है तो वो दोनों ज़्यादा सिलेक्ट होंगे मिडल चोच वालों की कंपेयर में। तो इन दोनों के सिलेक्ट हो गए, अपनी प्रोजेनिस बना के इस दुनिया में आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जबकि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन किसको कहा जाता है, उसमें एक्सट्रीम वाले सिलेक्ट नहीं होते हैं, मिडल वाले सिलेक्ट होते हैं, उनको ज़्यादा अडेप्टेशन मिलते हैं कि वो इस दुनिया में सरवाइव करे, इस टाइप के। एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लांट। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा छोटी साइज का है तो फिर उसको सारे बड़े बड़े प्लांट्स आसपास आ जाएंगे तो उसकी वजह से उसको सनलाइट नहीं मिलेगी। और बहुत ऊंचा प्लांट है, बहुत लंबा प्लांट है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम होगी कि वहां पे बहुत विंड आ रही होगी तो भी उसको डैमेज होगा। तो फिर कौन से प्लांट है जिसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है, तो जो मीडियम साइज के है उसके सर्वाइवल के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो ग्राफ भी उन्हीं के अकॉर्डिंग है कि ये नॉर्मल ग्राफ है। अब लंबी साइज वाले इस साइड होंगे इसलिए ग्राफ इस साइड गया है। अब यहाँ पे दोनों एक्सट्रीम स्मॉल वाले और लार्ज साइज वाले दोनों सेलेक्ट होंगे, इसीलिए ग्राफ ऐसे। ये रेफरेंस के लिए ग्राफ है। नेक्स्ट मिडल वाले का ग्राफ बीच में ऐसे होगा। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन में एक्सट्रीम वेरिएशन वाला ट्रेड सिलेक्ट होता है। डिसरप्टिव के अंदर एक्सट्रीम वाली दोनों कंडीशन, छोटे वाले बड़े वाले दोनों सिलेक्ट होंगे बट मिडल वाले नहीं सिलेक्ट होंगे। जबकि स्टेबलाइजिंग में मिडल वाले सिलेक्ट होंगे। तो ये किसके बेसिस पे है कि कौन ज्यादा एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकता है और अपनी लाइफ सरवाइव कर सकता है। ओके, वापस हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पे आते हैं। ये हमको नॉर्मल चीज पता है कि कोई भी स्पीसीज है वो टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन दिखाती है, उसके अंदर वेरिएशन आता है, डाइवर्सिटी आती है। एटलीस्ट कोई एक जीन में भी थोड़ा सा वेरिएशन तो आएगा ही और उसका जेनेटिक मेकअप थोड़ा सा तो चेंज होगा ही टाइम के साथ। बट हार्डी वेनबर्ग ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा है कि जहाँ पे नई इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब कि जेनेटिक वेरिएशन ही नहीं आ रहा है और वो हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, वो एक सिचुएशन समझाता है। कौन सी सिचुएशन की जहाँ पे इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, ऐसी एक सिचुएशन की बात करी। नॉर्मली इवोल्यूशन होता ही है, इसीलिए इसको थियोरेटिकल सिचुएशन बताया गया है, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन की बात है जहाँ पे इवोल्यूशन नहीं हो रहा, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहा है और वो हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब कब ऐसी कंडीशन आती है कि इवोल्यूशन ही नहीं हो रहा, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं इवोल्यूशन को। तो ये अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, जीन फ्लो नहीं हो रहा है, म्यूटेशन नहीं आ रहा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसीजर नहीं हो रहा है, तो ही ये केस पॉसिबल है। क्योंकि अगर ये इसमें से कुछ भी हो रहा है तो इवोल्यूशन होगा, बट अगर ये कोई भी चीज है वो पॉसिबल नहीं है तो ही इवोल्यूशन नहीं होगा। तो हार्डी वेनबर्ग ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा है कि हम अगर ये सारी चीज ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रहा कोई स्पीसीज में, जीन फ्लो भी नहीं हो रहा है, म्यूटेशन नहीं आ रहा, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसीजर नहीं हो रही है, तो फिर उस स्पीसीज का इवोल्यूशन नहीं होगा। अगर उसका इवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, पी स्क्वेर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेर इज इक्वल टू 1, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से आया है और ये जो है ये हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन है, जहाँ पे p है वो डोमिनेंट को दिखा रहा है और q है वो रेसेसिव को दिखा रहा है। तो p किसकी बात कर रहा है कि कितनी फ्रिक्वेंटली डोमिनेंट वाला एलील पॉपुलेशन में दिख रहा है। q किसकी बात कर रहा है, कितनी फ्रिक्वेंटली रेसेसिव वाला एलील पॉपुलेशन में दिख रहा है, उसको q से डिनोट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर 2 लोग रह रहे हैं, अज्यूम कर लो। अब इसके अंदर स्मॉल ए है
जीन के दो ऑप्शन, मतलब एक एलील ए है, स्मॉल ए, और दूसरा एलील स्मॉल ए है, इसके अंदर दूसरे इंसान के अंदर जीन के दो ऑप्शन में एक कैपिटल ए वाला एलील है और दूसरा स्मॉल ए वाला एलील है, तो कितनी फ्रिक्वेंटली डोमिनेंट वाला एलील दिखा पॉपुलेशन के अंदर, उसको पी से डिनोट करो, और कितनी फ्रिक्वेंटली रेसेसिव वाला एलील पॉपुलेशन में दिखा उसको क्यू से डिनोट करो। फॉर एग्जाम्पल, हमको फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी है कि कैपिटल अलील जो है, कैपिटल ए वाला अलील, उसकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में 0.3 है, और स्मॉल ए वाला अलील है उसकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में 0.7 है। तो अब इसको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखने जाए तो कैपिटल किसको दिखाता है? डोमिनेंट को दिखाता है। तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी को हम पी से डिनोट करेंगे और स्मॉल ए अलील की फ्रीक्वेंसी को क्यू से डिनोट करेंगे। अब हमको ये पूछा है कि कितनी फ्रीक्वेंटली ऐसे आ रहा है, स्मॉल ए साथ में आए ऐसा फ्रीक्वेंटली, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए, तो फिर उसको किससे दिखाएंगे? क्यू स्क्वायर से। तो ये किसको दिखा रहा है? कैपिटल ए आने की फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे साथ में क्या आया? स्मॉल ए है, तो ये, और ये किसको दिखा रहा है कि एक के अंदर कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए आने की फ्रीक्वेंसी है। और ये ऐसे दे कि ये कैपिटल है, तो इसको कैपिटल वाले दोनों ऑप्शन साथ में आए एलील में, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये किसको दिखा रहा है? कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, ये स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, और ये कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों की फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल है, मतलब एक ही इंसान के अंदर जो जीन के अंदर जो दो ऑप्शन है उसमें दोनों ही कैपिटल आए, वो कितना फ्रिक्वेंटली ऐसा पॉपुलेशन में देखा जा रहा है, तो उसको पी स्क्वायर से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा बोले कि पॉपुलेशन के अंदर एक जीन में कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए आए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उसको टी 2pq से सोल्व कर सकते हैं। और पॉपुलेशन के अंदर एक ही जीन के दो ऑप्शन में स्मॉल ए के साथ स्मॉल ए आए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उसको क्यू स्क्वायर से सोल्व कर सकते हैं। और इनका टोटल हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और ये जो है ये हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन है।